हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बजट के कंपोनेंट्स के बारे में कि जब हमारे सामने बजट सरकार द्वारा पेश किया जाता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है और जिनके बारे में हमें नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए दो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा जीएस के फुल फ्लेज्ड कोर्सेज यहां पर शुरुआत हो चुकी है। मेंटरशिप कोर्स आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइव क्लासेस यहां पर कंडक्ट की जाएंगी जिसमें आपको कंटेंट दिया जा रहा है जीएस का, एसए का कंटेंट विद इवैल्यूएशन एज वेल एज मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है एज अ वैल्यू एडिशन। करंट अफेयर्स की कवरेज पूरी दी जा रही है, प्रीलिम्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल क्विज सभी का आपको एक्सेस यहां पर मिलेगा। मेंस आंसर राइटिंग के कोर्सेज का एक्सेस यहां पर आपको मिलेगा। एंड सिंस ये मेंटरशिप कोर्स है तो यहां पर आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इंपॉर्टेंट है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रखना, तो डेफिनेटली इस कोर्स को जाके चेकआउट कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए, एनरोल कीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। यदि किसी प्रकार का आपका डाउट रहे तो आपके सामने यहां पर टोल फ्री नंबर तो अवेलेबल है ही, इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवाइए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बजट है क्या चीज। तो देखिए, जब भी हम किसी घर में भी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हर एक फैमिली वहां पर कोशिश करती है कि हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके ताकि हम ओवरऑल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इंप्रूव कर सकें। तो डेफिनेटली फिर फैमिली क्या करती है कि कितना हमारा खर्चा है, कितनी हमारी इनकम है, इसका एक पूरा बही खाता बनाया जाता है। उसी तरीके से बजट भी यहां पर यही रिप्रेजेंट कर रहा है। वो आपके फैमिली लेवल पर है, इसे हम नेशनल लेवल पर यहां पर डिस्कस करते हैं। एक एस्टिमेशन है कि कितना यहां पर रेवेन्यू रहेगा, कितनी यहां पर रिसीट्स जनरेट होंगी, अर्थात कितना यहां इनकम जनरेट होगा और कितने यहां पर एक्सपेंसेस रहेंगे ओवर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ऑफ अ टाइम। और उसे रीवैल्यूएट किया जाता है ऑन अ पीरियोडिक बेसिस की साल दर साल हम उसे रीवैल्यूएट करते हैं। सरकार अपनी एस्टिमेशंस यहां पर दिखाती है और साथ के साथ पिछले साल में सरकार ने जो एस्टिमेशंस रखी थी क्या वो सही निकली या नहीं, या उन्हें रिवाइज करने की आवश्यकता है, तो वो भी सरकार बजट के माध्यम से वहां पर करती है ताकि उन्हें आइडिया लग सके कि कहां से वो पैसा कमाएंगे और किस तरीके से फिर उस कमाए हुए पैसे का खर्च यहां पर किया जाएगा। क्योंकि जब भी हम सरकार की इन्वेस्टमेंट या सरकार की स्पेंडिंग की बात करते हैं तो उसका मुख्य कारण रहता है वेलफेयर की, सोसाइटी का वेलफेयर होना। क्योंकि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को आप कहें कि एक नया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहां पर खोलना है तो शायद वो कतराएंगे, ठीक है, कोई प्रॉफिट यहां पर नहीं बनेगा उनको। बट सरकार के लिए वो ऑब्लिगेशन है, सरकार की वो ड्यूटी है कि उस प्रकार के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सभी चीजें हमारे बजट में दर्शाई जाती हैं कि सरकार किस प्रकार से आने वाले साल में अपना खर्चा यहां पर करेगी। बट इससे फिर फायदा क्या रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सरकार के जो कि यहां पर वो पूरा करना चाहते हैं। कि डेफिनेटली सरकार के पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहां कहां से वो पैसा कमाएंगे तो उनकी रीएलोकेशन की जा सके, कहां से वो पैसा ले रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कहां वो पैसा खर्च कर रहे हैं। टाइम एंड अगेन उसे वेरी करती है सरकार। सरकार देखती है कि नहीं, इस साल हमारा फोकस रहेगा हेल्थ केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इस साल हमारा फोकस रहेगा लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए, इस साल हमारा फोकस रहेगा ओवरऑल एजुकेशनल सेक्टर को बढ़ाने के लिए। तो वहां पर रीएलोकेशन की जाती है रिसोर्सेज की। ये जो पैसा है अब ये यहां यूज किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार टैक्सेस कलेक्ट करती है। सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम वहां पर वो माना जाता है कि भैया सरकार द्वारा टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, देन दोज टैक्सेस आर यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस, कि उन्हें उस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके ताकि ये जो इनइक्वालिटी का गैप बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है बिटवीन द रिच एंड द पुअर उसे कम किया जा सके बाय कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द रिच एंड यूजिंग दोज मनी, ताकि हम जो आपकी वल्नरेबल सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उनकी यहां पर बेटरमेंट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हर एक सरकार का यहां पर गोल रहेगा कि उस प्रकार से हम आगे बढ़े, ठीक है, ग्रोथ हमारे देश में देखी जा सके, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी भी यहां पर देखने को मिलेगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उसे एब्जॉर्व करने के लिए वैसी जॉब्स क्रिएट करना भी जरूरी है, नहीं तो वो जो पॉपुलेशन जो कि एक एसेट बन सकता है वो यहां पर लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेफिनेटली जब सरकार नए प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू करेगी तो उसके चलते नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट की जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अब सरकार अकेले तो काम नहीं कर रही, सरकार की बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं जिन्हें हम
सेक्टर, जो आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी यहां पर कहा जाता है, तो उनकी किस प्रकार से मैनेजमेंट होनी है। क्या सरकार को लगता है कि यार ये तो लॉस मेकिंग अभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चल रही है, तो क्या हम इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर को बुला सकते हैं, तो वो सारी मैनेजमेंट बजट के माध्यम से यहां पर की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया के केस में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि भैया एक बड़ी रेवोल्यूशन यहां पर आई, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, बट उसका जो बेनिफिट था वो बहुत ही एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ फार्मर्स को मिला, पर्टिकुलरली कुछ ही स्टेट्स के, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, कि इन्हें ज्यादा यहां पर बेनिफिट देखने को मिला, बाकी इस पर्टिकुलर मुहिम का बेनिफिट नहीं उठा पाए। तो इसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनके ऊपर भी सरकार कैसे काम करेगी कि जो ऑलरेडी बहुत पिछड़े हुए स्टेट्स हैं, जहां पर बहुत सारी इस प्रकार की कमियां देखने को मिलती हैं, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, सरकार उन स्टेट्स के ऊपर फिर ज्यादा पैसा खर्च करने के ऊपर काम करती है। जैसे कि सरकार द्वारा इनिशिएटिव रखे जाते हैं कि बॉर्डर रोड जो है उन्हें डेवलप करना है, या जो आपके इस प्रकार के बिल्कुल ही बॉर्डर एरियाज के रीजन्स हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी, क्योंकि वो बिल्कुल ही पिछड़े हुए वहां पर देखने को मिलते हैं, किसी प्रकार की डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुई होती है। तो अगेन सरकार ये सारी चीजें कैसी कर पाती है, जब सरकार यहां पर बजट प्रस्तुत करती है और उनमें इन सभी चीजों के बारे में मेंशन रहता है। तो आई होप ये जो बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है ये यहां पर आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की कि बजट के जो कंपोनेंट्स हैं। तो जनरली आपने जरूर ये टर्म सुनी होगी कि प्राइमरीली हम बजट को डिवाइड करते हैं रेवेन्यू बजट एज वेल एज कैपिटल बजट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, बजट को हम इस तरीके से एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स में भी डिवाइडेड देखते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब कि यहां सरकार द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, एंड रिसीट्स का मतलब कि सरकार जो यहां पर पैसा अर्न कर रही है, जो सरकार के पास पैसा यहां पर आ रहा है। चलिए, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और यही बहुत ज्यादा डाउट भी क्रिएट करती है अमंग एस्पिरेंट्स। कारण कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, कैसे आप इसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे आप इन्हें डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, क्या आपका रेवेन्यू बजट रहेगा, क्या आपका कैपिटल बजट रहेगा। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें, जो रेवेन्यू बजट है अगेन इसके दो सब कंपोनेंट्स रहेंगे जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि कहां से रिसीट्स आ रही हैं और कहां पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। बट रेवेन्यू बजट जो या फिर जिसे हम रेवेन्यू अकाउंट भी यहां पर कहते हैं, इसे हम इनकम अकाउंट कहा जाता है, कि जो सरकार की डे टू डे ऑपरेशंस, उनके जो डे टू डे ऑनगोइंग एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, सब्सिडीज वगैरह यहां पर पे की जा रही हैं, उसके अलावा कहीं ना कहीं जो पुराने उधार लिए हैं उनकी इंटरेस्ट पेमेंट यहां पर की जा रही है, पेंशन पेमेंट्स यहां पर की जा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डे टू डे ऑपरेशंस में कंडक्ट की जाती हैं। वहीं डेली बेसिस पर सरकार टैक्स भी कलेक्ट कर रही है। ठीक है, यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएं, अभी आज उठ के दुकान तक जाएं मैगी का पैकेट खरीदने के लिए, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ जीएसटी तो वहां पर पे करेंगी। ठीक है, तो डे टू डे बेसिस पर जो सरकार अर्न कर रही है एंड डे टू डे बेसिस पर जो सरकार खर्चा कर रही है, वो आपका रेवेन्यू अकाउंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, अब इसको समझने का एक और तरीका भी है कि इस प्रकार के एक्सपेंसेस या फिर इनकम है जिनका किसी भी तरीके से सरकार की एसेट या फिर लाइबिलिटी इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, कि ना ही कोई नया एसेट क्रिएट हो रहा है, कि ना ही सरकार कोई नया प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट कर रही है, नया हॉस्पिटल क्रिएट कर रही है, और ना ही इसके चलते सरकार कोई बोरोइंग कर रही है। तो इस प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी रेवेन्यू अकाउंट में ऐड नहीं की जाएंगी। तो अगेन दोबारा रिपीट कर देते हैं कि रिसीट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर, ये दोनों कैटेगरीज हमारी रेवेन्यू अकाउंट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब रिसीट्स की कैटेगरी में, जो रेवेन्यू अकाउंट में जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्स रिसीट्स वहां पर रहती हैं। टैक्स रिसीट्स जो कि आपके डायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम से, एंड फिर आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम से। डायरेक्ट टैक्स में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आगे, कि भाई साहब सरकार यहां पर पर्सनल टैक्स लगा रही है, कॉर्पोरेशन टैक्स यहां पर लगा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो एक तो बहुत बड़ा सिस्टम यहां पर तैयार हो चुका है जिसका नाम है जीएसटी, जिसके माध्यम से सरकार यहां पर टैक्स कलेक्ट करती है। अच्छा, फिर नॉन टैक्स वाली भैया कौन सी रिसीट्स है, कि जो सरकार यहां पर, अब सरकार के एंटरप्राइजेस हैं, सरकार खुद भी तो कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वहां पर बेच रही होगी, करेक्ट है। तो भैया उनसे जो कलेक्शन यहां पर हो रही है, उनसे जो पैसा इनकम किया जा रहा है, वो इस आपकी रेवेन्यू अकाउंट की रिसीट सेक्शन में आएगी। फिर सरकार की जो बहुत सारी एंटिटीज हैं, बहुत सारी जो यहां पर एंटरप्राइजेस हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहां पर कमा रही होंगी, तो उसका हिस्सा सरकार को भी यहां पर देती है। ठीक है जी, अब सरकार ने बहुत सारे लोन्स यहां पर दिए होंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, बाकी एंटिटीज को देती है, उसके चलते जो सरकार इंटरेस्ट कमा रही है वो भी हमारा रिसीट्स कैटेगरी में आएगा अंडर द नॉन टैक्स सेक्शन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार को फिर बहुत सारी ग्रांट्स भी मिलती हैं, तो वो ग्रांट्स भी हमारी इसी कैटेगरी में इंट्रोड्यूस की जाएंगी। ओके, बट वहीं जो ग्रांट्स दी भी जाती हैं फॉर द एसेट क्रिएशन, तो वो भी हमारी रेवेन्यू अकाउंट में ही यहां पर डाली जाती हैं। अब इससे रिलेटेड ना बहुत ज्यादा डाउट रहता है
कि एग्जैक्टली सरकार ये जो रिसीट्स यहां पर सरकार इस प्रकार की जो ग्रांट्स बेसिकली दे रही है एसेट क्रिएशन के लिए, वो तो एसेट क्रिएशन यहां पर हो रही है। ठीक है, आपने तो कहा था कि यहां पर एसेट और लाइबिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है, बट यहां पर सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रांट्स यहां पर दे रहे हैं, स्टेट्स को ये ग्रांट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, हमारे डे टू डे बेसिस पर ये ग्रांट्स दी जा रही हैं, तो इनका डायरेक्टली हमारे द्वारा किसी प्रकार का एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की जा रहा। वो जो एसेट और लाइबिलिटी रहेगी वो स्टेट के ऊपर वहां पर रहेगी कि स्टेट किस तरीके से उसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फिर सैलरीज और पेंशन वो हमने डिस्कस कर लिया, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेड जो कि ऑलरेडी सरकार ने उधार लिया, ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं अंडर द रेवेन्यू अकाउंट। अच्छा, फिर सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डील करता है विद द ट्रांजैक्शन जिसमें हमारी एक्विजिशन या फिर डिस्पोजल हो रहा है एसेट्स का, या फिर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है, फाइनेंसिंग के बारे में बात की जा रही है, जो कि डायरेक्टली क्या दर्शाता है कि यहां पर एसेट्स और लाइबिलिटी से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, कि उस प्रकार के खर्चे, उस प्रकार की इनकम है जो कि सरकार की एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अब सरकार के एसेट्स कौन से हैं, जो कि सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू कर रही है, ठीक है, नया हाईवे बना रही है, नया हॉस्पिटल बना रही है, सरकार के लिए एसेट है। लाइबिलिटी क्या है, जो सरकार यहां पर उधार ले रही है, जो लोन्स ले रही है, ठीक है, तो इनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करेगा वो सभी ट्रांजेक्शंस, वो हमारी कैपिटल अकाउंट में इंट्रोड्यूस की जाएंगी। तो बेसिकली इसकी भी अगेन वही सेम दो सब हेडिंग्स हैं, रिसीट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर। रिसीट के केस में क्या है, पहली आती है डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। ओके, अभी डेट क्रिएटिंग रिसीट्स किस तरीके की हैं कि जहां पर सरकार द्वारा उधार लिया जा रहा है, ये डेट क्रिएट कर रही है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हैं। अब सरकार द्वारा उधार लिया गया है, बट फिर भी हम इसे रिसीट्स की कैटेगरी में यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इसी उधार को तो यूज करके सरकार आगे जाके एक्सपेंडिचर करेगी। तो उसमें इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी तरीके का उधार है वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा, फिर नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स कौन सी है कि डेफिनेटली सरकार ने जो उधार दिए हैं उनकी भरपाई भी हो रही होगी, उनकी जो प्रिंसिपल है वो वापस भी आ रहा होगा, तो जो लोन रिकवरी की जाएगी वो हमारी नॉन डेट रिसीट्स में यहां पर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिसइन्वेस्टमेंट है, सरकार को लग रहा है कि भाई कोई पर्टिकुलर सेक्शन है ढंग से काम नहीं कर पा रहा, हम उसको आगे जाके प्राइवेट पार्टी को यहां पर बुलाना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट यहां पर करना चाहते हैं, तो वो जो एसेट की सेल यहां पर सरकार द्वारा की जा रही है, अब सरकार के लिए तो वो एंटरप्राइजेस सरकार का एसेट ही है ना, उसमें अगर यदि वो 20% की उसकी सेल कर रहे हैं तो एसेट की यहां पर सेल हो रही है, सरकार का एसेट यहां पर कम हो रहा है, बट उसके माध्यम से सरकार पैसा भी कमा रही है, जिसे हम कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीड्स हैं वो भी हमारी इसी कैटेगरी में इंट्रोड्यूस की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर एक्सपेंडिचर, जिसे हम बहुत ही पॉपुलर टर्म के नाम से जानते हैं केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि भैया सरकार द्वारा यहां पर एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से लॉन्ग टर्म रिटर्न सरकार यहां पर सीख कर रही है। ठीक है जी, अब सरकार यदि कोई उधार भी दे रही है तो वो भी आपका यहीं पर देखा जाएगा कि अब सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर यहां पर किया गया है, या सरकार नए एसेट्स क्रिएट कर रही है, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से सरकार का जो बजट है उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। तो आई होप ये पर्टिकुलर चीज यहां पर क्लियर होगी हो। बट वहीं अगर हम देखें ना, सरकार के बजट जब निकाला जाता है उन डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से देखने को मिलता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स में सरकार अपनी रिसीट्स अलग से दिखाती है एंड एक्सपेंडिचर अलग से दिखाता है। किस तरीके से कि जो बजट था, जैसे पिछले केस में हमने क्या डिस्कस किया कि भाई साहब यहां पर आपका रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट डाला जा रहा है, जिसमें रेवेन्यू की अलग से रिसीट्स है, उसका अलग से एक्सपेंडिचर है, कैपिटल बजट में भी उसी तरीके से अलग से रिसीट्स है, अलग से उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहां पर फिर क्या आ जाती है कि यहां पर सरकार क्या कर रही है, सरकार दो अलग अलग तरीके से सरकार डायरेक्टली बता रही है कितनी मेरे पास रिसीट्स आ रही है और कितना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब वो जो रिसीट सरकार के पास आ रही है उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि भैया कितने रेवेन्यू अकाउंट में आ रही है एंड कितने कैपिटल अकाउंट में आ रही है। अगेन एक्सपेंडिचर केस में भी कितना रेवेन्यू अकाउंट में आ रहा है और कितना कैपिटल अकाउंट में आ रहा है। बट सरकार के यदि हम डॉक्यूमेंट देखें, वो जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है आज का, कि हम डायरेक्टली समझें कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट, बजट के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनमें किस तरीके से पढ़ना है। तो रिसीट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर जाता है, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, जो टर्म्स हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर भी ली हैं। ठीक है, एक बार क्विकली सरकार के डॉक्यूमेंट्स यहां पर देखते हैं। इस प्रकार से रिसीट देखने को मिलती हैं, जो रिसेंट बजट 2023-2024 का था वहीं से निकाला गया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है रेवेन्यू रिसीट्स की, जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई साहब सरकार द्वारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसे यहां पर ऐड किया जा रहा है, जिसमें कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि कंपनीज के ऊपर चार्ज किया जाता है वो इंक्लूड है, इनकम टैक्स यहां पर रखा गया है, वेल्थ टैक्स यहां पर रखा गया है, कस्टम्स ड्यूटी जो सरकार द्वारा
इकट्ठी की जा रही है वो यहाँ पर रखी गई हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज यहाँ पर रखी गई हैं, सर्विस टैक्स जो सरकार यहाँ पर इंपोज करती है उसके द्वारा जो कलेक्शन की जा रही है वो यहाँ पर रखा गया, एंड देन कम्स योर जीएसटी जो कि आपका एक इनडायरेक्ट सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ टैक्सेस हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट करती हैं सरकार के अंदर है, तो भैया वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है जी, फिर आता है यहां पर लेस। अब आप ये वाली टर्म यहां पर देख रहे होंगे, लेस एनसीसीडी ट्रांसफर टू द एनडीआरएफ। तो बेसिकली एनसीसीडी जो कि आपके ट्रांसफर करने की बात की गई है टू द एनडीआरएफ, तो इस केस में बेसिकली क्या बात है कि एक तरीके की कैलेमिटी ड्यूटी है जो कि सरकार द्वारा कलेक्ट की जाती है और एनडीआरएफ में डाल दी जाती है। एनडीआरएफ जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें डाल दी जाती है ताकि भैया वो फंड मेंटेन रहे एंड एट द टाइम ऑफ जब जरूरत पड़े हम उस फंड को वहां पर यूज कर सकें। तो ये पैसा जैसे ही सरकार द्वारा जो रिसीट से जनरेट किया जाता है डायरेक्टली वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर अमाउंट को हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इस हिसाब से हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा, फिर यहां पर बात आती है कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू की, बट उससे पहले ये जो 3 आइटम्स लिखी है इनको एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि पहली जितना भी यहां पर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ जिसमें से हमने एनडीआरएफ की कंट्रीब्यूशन को बाहर निकाल दिया, फिर सेकंड चीज हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, जो स्टेट्स का शेयर है। हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो डिसाइड करता है ना कि भैया कितना स्टेट्स को यहां पर सरकार की कलेक्शन टैक्स कलेक्शन में से कितना स्टेट्स को यहां पर बांटा जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेट्स का शेयर है उसे हमने बाहर निकाल दिया। यदि कोई पुराना एडजस्टमेंट रह गई हो किसी प्रकार की जो कि स्टेट्स को नहीं हुई हो उसे एडजस्ट करना हो तो वो यहां पर मेंशन कर दिया, अदरवाइज ये आपका ब्लैंक ही यहां पर देखने को मिलेगा। उस हिसाब से फिर फाइनली हम क्या देखेंगे कि केंद्रीय सरकार की नेट टैक्स रेवेन्यू क्या है, जो कि ये जो टैक्स रेवेन्यू हमने यहां पर कैलकुलेट किया इन एंटिटीज के माध्यम से, इन एंट्रीज के माध्यम से, वो यहां पर निकला। उसमें से आपने ये वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू निकाल दी, फाइनल आपके पास ये वैल्यू यहां पर आ गई। अच्छा, फिर आती बात नॉन टैक्स रेवेन्यू की। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहां पर क्या है कि जो सरकार उधार दे रही है उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी कैप्चर कर रही है, तो इंटरेस्ट रिसीट्स आ गया। फिर डिविडेंड्स और प्रॉफिट, सरकार की एंटिटीज कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड कमाएगी, सरकार के साथ शेयर करेगी, सरकार की इनकम का हिस्सा बन जाएगा। एक्सटर्नल ग्रांट्स जो कि ग्रांट्स यहां पर आ रही हैं, ग्रांट्स हैं, लोन नहीं है। लोन होता है तो ऑब्लिगेशन रहती है उसे रिपेमेंट करना है, ग्रांट है तो मतलब एक तरीके से डोनेशन यहां पर कर दी गई है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूनियन टेरिटरीज वहां पर अपनी रिसीट्स दे रही हैं सरकार को वो भी यहां पर इंक्लूड की जाएंगी जो कि नॉन टैक्सेबल नेचर की रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर ऐड की जा रही है और सभी रिसीट्स को ऐड करके हमारे पास फाइनल टोटल रेवेन्यू रिसीट्स यहां पर जनरेट हो जा रही हैं। चलिए ठीक है, फिर आती है बात कैपिटल रिसीट्स की। वही चीज कैपिटल रिसीट्स में अलग तरीके से वो दोनों कंपोनेंट देखने को मिलेंगे कि भैया आपकी कुछ यहां पर नॉन डेट रिसीट्स रहेंगी और कुछ आपकी डेट रिसीट्स रहेंगी। अब नॉन डेट में हमने बात कर ली कि भाई साहब जो रिकवरीज यहां पर लोन्स की जा रही है, एडवांसेस की जा रही है कि सरकार ने किसी को धार दे रखा था अब उसकी भरपाई यहां पर हो रही है। अच्छा, आप कहेंगे कि सरकार ने तो जो धार दिया था आपने बोला था उसकी भरपाई तो पहले भी इंक्लूड की गई थी। तो जब भी सरकार अगर उधार दे रही है, मान लीजिए 1000 रुपए का दे रही है, उस पर 100 रुपए इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो जो 100 रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट मतलब जो एंटिटी करेगी सरकार को वो सरकार के रेवेन्यू अकाउंट में आएगी क्योंकि सरकार ने वो पैसा कमाया है। 100 का जो यहां पर 1000 का जो यहां पर सरकार द्वारा उधार दिया गया था, ये बेसिकली प्रिंसिपल जब रीपेमेंट की जाएगी वो आपकी कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर आती है अदर रिसीट्स जो आपके डिसइन्वेस्टमेंट वाली हैं। फिर डेट रिसीट्स कौन सी है, जो कि सरकार द्वारा यहां पर उधार लिया जा रहा है अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। अच्छा, फिर आती बात यहां पर ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस कि भैया ये क्या चीज है। तो सरकार के पास कुछ ना कुछ कैश बैलेंस अवेलेबल रहता है कि नहीं रहता। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि उस बेसिकली कैश बैलेंस से हम कुछ ना कुछ पैसा भी कई बार निकालते रहते हैं, सरकार निकालती भी रहती है और कई बार डिपॉजिट भी यहां पर करती है। ठीक है, तो उसे भी यहां पर मेंशन कर दिया जाता है कि कितना निकाला गया है और कितना सरकार ने डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो यदि नेगेटिव में देखने को मिले तो सरकार मतलब डिपॉजिट कर रही है उस कैश बैलेंस में अपना कुछ ना कुछ पैसा यहां पर डाल रही है। पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो वहां से निकाल रही है। ठीक है जी, तो टोटल रिसीट्स यहां पर हमारी A1 + 2 + 3 जो कि यहां पर देखने को मिली है उन सभी को ऐड कर दीजिए, आपके टोटल रिसीट्स यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर आती है बात एक्सपेंडिचर की। अब जो हम इतने मुद्दे से बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर को भी 2 प्रोफाइल्स में डिवाइड किया जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चीज देखने को सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में नहीं मिलती। देखने को क्या मिलता है कि भैया इस प्रकार से सरकार ने अपना सेंटर एक्सपेंडिचर और कितना उनके ट्रांसफर्स यहां पर हो रहे हैं उसे मेंशन कर देती है। एस्टैब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर की भैया डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए खर्चा यहां पर किया जा रहा है। बाकी जो एक्सपेंडिचर है उनके लिए यहां पर खर्चा किया जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है,
अब इंटरेस्ट पेमेंट्स वो कौन सी इंक्लूड कर रहे हैं यहां पर, जो सरकार ने उधार ली है उसकी भी तो इंटरेस्ट पेमेंट्स यहां पर की जाएंगी। तो हमने क्या देखा था, वो किस में ऐड की जाती हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड की जाती हैं। ठीक है जी। फिर जो यहां पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स उनके लिए ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स यहां पर मेंशन किए गए वो यहां पर ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, बाकी जितने भी ग्रांट्स लोन्स ट्रांसफर्स हैं इस तरीके से सरकार वहां पर पेश करती है। बट सरकार फिर एक और चीज भी यहां पर निकालती है, वो क्या है कि भैया डायरेक्टली वो ये भी बताती है कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे द्वारा कितना किया जा रहा है। ठीक है, एंड ग्रांट्स इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि सिंस से ग्रांट्स हैं डायरेक्टली सरकार द्वारा कोई एसेट क्रिएट नहीं किया जा रहा, सरकार किसी को ग्रांट दे रही है फिर जाके वो एसेट वहां पर क्रिएट हो रहा है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट भी यहां पर कैलकुलेट किया जाता है, कि एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है सरकार का, पर डायरेक्टली जो है उसकी वैल्यू यहां पर देख ली जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड की जाएगी, और जो इनडायरेक्टली ग्रांट्स दी जा रही हैं फॉर द एड ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट वो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दी जा रही है। तो इस प्रकार से सरकार यहां पर अपना डेटा प्रस्तुत करती है। अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसकी मुहिम या इसकी जो इंट्रोडक्शन थी वो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी द्वारा वहां पर की गई थी, एक पर्टिकुलर कमेटी द्वारा वहां पर की गई थी या कमीशन द्वारा की गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए किसके द्वारा वहां पर बात रखी गई थी। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा जो शॉर्ट तरीके से अगर हम समझें पूरे बजट को, ऐसे वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो 4 टर्म्स है ना डेफिसिट की, इन्हें भी समझना यहां जरूरी है कि एग्जैक्टली ये किस प्रकार की टर्म्स है जिनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले यहां पर बात आती है फिस्कल डेफिसिट। तो जब भी हम डेफिसिट टर्म को समझते हैं कि डेफिसिट क्या चीज है, तो सिंपल सी कहानी क्या है कि किसी चीज का घाटा या कमी महसूस हो रही है। आप कहते हैं ना कि भैया शरीर में इस चीज की प्रेजेंस नहीं है, डेफिसिट है इस चीज का। ठीक है, तो वही चीज यहां पर कही जा रही है कि किसी ना किसी चीज की कमी है, अर्थात कि सरकार यहां पर कम पैसा कमा रही है बट खर्चा ज्यादा कर रही है, तो उन्हें पैसों की कमी यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके लिए सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। तो फिस्कल डेफिसिट कि ओवरऑल सरकार का कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, उसको हम देखेंगे। उनमें से जो हमारी सरकार की बोरोइंग की नीड है वो फिस्कल डेफिसिट से यहां पर देखने को मिलेगी। तो सरकार की टोटल आमदनी यहां पर कितनी है उसको समझ लेते हैं। तो हमने क्या देखा, आमदनी कहां से आती है, सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स से। बट रेवेन्यू रिसीट में चलो हमने सारा फाइनल अमाउंट ले लिया, कैपिटल रिसीट में जो बोरोइंग्स हैं या फिर जो डेट रिसीट्स हैं उन्हें तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो तो सरकार द्वारा उधार लिया गया है, एक तरीके से एग्जैक्ट इनकम तो नहीं है। उधार क्यों लिया गया? क्योंकि पैसा नहीं था। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या बोला कि इन वैल्यूज को आप कंसीडर कर दीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर में से इस इनकम को निकाल दिया, फिर इस इनकम में से आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल दीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू यहां पर बचेगी वो आपकी क्या दर्शाएगी कि इतनी सरकार को अब यहां पर बोरिंग्स करनी पड़ेंगी। समझ रहे कि फिस्कल डेफिसिट यहां पर क्या दर्शा रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है माइनस कितनी इनकम है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो मतलब उतना सरकार को यहां पर बोरो करना पड़ेगा। और सेम फिगर आप यहां पर देखेंगे कि जो आपकी बोरोइंग का नंबर है एग्जैक्टली 1786816 वही वैल्यू आपको यहां पर फिस्कल डेफिसिट की भी देखने को मिलेगी, कितना सरकार को बोरो करना पड़ता है। चलिए ठीक है, फिर सेकंड कैटेगरी आती है रेवेन्यू डेफिसिट कि ऑन द रेवेन्यू अकाउंट क्या कोई डेफिसिट है, क्योंकि हमने रेवेन्यू अकाउंट में दोनों चीजें देखी, सरकार पैसा कमा भी रही है खर्च भी कर रही है। कहां देखा था कि सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास अवेलेबल है, फिर सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से जो रेवेन्यू अकाउंट पर एक्सपेंडिचर है वो भी यहां पर मेंशन कर दिया गया। तो जी हम इजीली रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर निकाल सकते हैं। तो यही चीज हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए इनकम जनरेट की जा रही है और जो खर्चा किया जा रहा है उसमें डेफिसिट नहीं होना चाहिए। हां, आप लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए आप बोरोइंग कर सकते हैं, बट डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अगर आप कहीं बोरोइंग कर रहे हैं तो शायद आपकी इकोनॉमी को यहां पर और स्टेबल होने की जरूरत है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। बट सिंस इंडिया में आपका रेवेन्यू डेफिसिट तो देखने को मिल ही रहा है, ठीक है, वैल्यू तो यहां पर देखने को मिल रही है और जो ब्रैकेट्स में है विद द परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहां पर रखी गई है। अच्छा चलो ठीक है, ये कहानी भी हम यहां पर समझ गए। फिर आती है बात प्राइमरी डेफिसिट की। अब ये प्राइमरी डेफिसिट का क्या कीड़ा है भैया, तो हम क्या देख रहे हैं कि सरकार जो यहां पर खर्चा कर रही है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स का, कि जो सरकार ने उधार लिए हैं उसकी भरपाई करने के लिए सरकार यहां पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप फिस्कल डेफिसिट में से जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए। अच्छा, उससे क्या देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली सरकार द्वारा, करंट सरकार द्वारा कितना यहां पर बोरोइंग किया जा रहा है। मतलब कि जो पहले वाली सरकार है उन्होंने बोरोइंग की होगी, रहता ना हर 5 साल में आपकी नई सरकार आती है, ठीक है, वो अलग बात अगर रिपीट हो जाए, बट पिछली सरकार ने कुछ ना कुछ बोरोइंग्स की होंगी
जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स अगली सरकार के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो बेसिकली ये देखने के लिए कि करंट गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, हम पुरानी सरकारों की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स उन्हें बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाए और उससे हमें वैल्यू पता लग जाए। तो अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि जो प्राइमरी डेफिसिट है इट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स, यदि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, यदि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब जितना सरकार का फिस्कल डेफिसिट है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि सरकार को कितना यहां पर बोरो करना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो मतलब सरकार यहां पर बोरोइंग कर रही है अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स की भरपाई करने के लिए। उसके अलावा सरकार के पास पूरा पैसा अवेलेबल है, पुरानी सरकार की इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए सरकार को यहां पर बोरोइंग करनी पड़ रही है। चलिए ठीक है, फिर आती है बात इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट तो आपने निकाल दिया, बट उसमें फिर इफेक्टिव क्या चीज है? तो हमने जो बात की थी कि जो ग्रांट्स ऐड की जाती हैं, जो ग्रांट्स सरकार द्वारा दी जा रही है, केंद्रीय सरकार द्वारा दी जा रही है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, उन्हें जो यहां पर ऐड किया गया है तो उन्हें आप बाहर निकाल दीजिए। मतलब इन द एंड इनडायरेक्टली हो तो कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन रही है। तभी तो हमने बात की कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वहां पर निकाला गया था, तो वैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर निकाला जा रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से आप वो वैल्यू बाहर निकाल दीजिए जो कि ग्रांट्स यहां पर दी जा रही है, ठीक है। तो वही आपके लिए सेम होमवर्क वही है और सेम आंसर भी इसका यही रहेगा कि ये जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का जो आइडिया था, जो पूरा एक हमने कॉन्सेप्ट जो था किसके द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, सेम वही चीज हमारे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी वहां पर रहेगी, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक सी टर्म्स है ये यहां पर आपको समझ में आ गई हो। वही चीज है, इकोनॉमिस्ट यही पॉइंट आउट करते हैं, फिस्कल डेफिसिट होना कोई बुरी बात नहीं है। 2 से 3% अगर आपका रहे अच्छी बात है, बट वो 2 से 3% जो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की क्रिएशन के लिए होना चाहिए। मतलब कि जो बोरिंग्स की जा रही है वो नए एसेट्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नए हेल्थ केयर के लिए यहां पर की जानी चाहिए। सरकार के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार के पुराने उधारों के लिए नहीं होनी चाहिए। नए उधार के लिए या नए एसेट्स की क्रिएशन के लिए हो रही है तो वो सही बात है। तो आई होप ये पूरी चीज आपको यहां पर समझ में आ गई हो। जो बेसिक्स हमारा डाउट रहता है पूरा बजट के कंपोनेंट से रिलेटेड वो यहां पर आपका डिस्कस हो गया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी डाउट रहे डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।